हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस का ये पार्ट 2 है। ठीक है, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लेना। इसमें मैं शुरुआत कर रहा हूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन से। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको एक गंदा सा डायग्राम दिखा देता हूँ। सबसे पहले कोई भी खाना जो तुम खाते हो यार कहाँ जाता है, ये तो तुम्हारी मम्मी भी बता देगी, कोई रिक्शे वाला भी बता देगा कि भैया मुंह में जाता है। मुंह में जाता है तो मुंह में जाने के बाद क्या होगा, ये लंबी सी नली दिखाई दे रही है जिस पर ईसोफेगस लिखा हुआ है, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। यहाँ से आया, इसमें स्टमक में गया, पेट से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद भाई साहब एनएस में, और सीधे छपाक जो तुम सुबह सुबह निकाल देते हो मामला। ठीक है, गुड मॉर्निंग हो जाती है। तो ये तो रही मेन बेसिक बातें। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल है क्या। एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस इज लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। बच्चा कह रहा है इंग्लिश बाबा क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ओ मेरे भाई, ये माउथ से लेके और ये सब अंतड़िया फंतड़िया स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी नलियों को मिला के ये क्या कह रहा है, एलिमेंट्री कैनाल। इट स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस। ये कह रहा है कि भैया मुंह से तो ये शुरुआत होती है और एनस पे खत्म होती है। बिल्कुल सही बात है जी, आसान है। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये कह रहा है कि भैया चाहे वो ईसोफेगस हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के ही पार्ट्स हैं। जैसे घर के अंदर बाथरूम भी होता है, टॉयलेट भी होता है, बेडरूम भी होता है, किचन भी होता है, तो वो सब किसके पार्ट होते हैं, घर के ही पार्ट होते हैं। ऐसे ही ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें चाहे वो ईसोफेगस हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, ठीक है, ये सब किसके पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो डाइजेशन है, जो ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन होता है वो शुरुआत कैसे होता है। तो यार ये वाली बात कोई बताने वाली है, बच्चा बता दे कि भैया सबसे पहले खाना मुंह में जाता है, तो डाइजेशन आपका सबसे पहले माउथ से शुरू हो जाता है। द माउथ कंटेन्स टीथ दैट ब्रेक डाउन द फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड मास्टिकेशन। तो जो सबसे पहले जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, आपको कहा भी हुआ होगा, आपने सुना होगा कि हमें 32 बार 32 टाइम्स खाने को चबा चबा के खाना चाहिए जिससे डाइजेशन बढ़िया हो। और आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा होती है, जिसे आप लार बोलते हो, थूक बोलते हो, उसकी वजह से क्या हो जाता है, फूड और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ताकि वो ईजिली ट्रेवल कर पाए नीचे की तरफ। तो अब आपको दोबारा से यहाँ पे ले जा रहा हूँ। सबसे पहले मुंह में गया, मुंह में दांतों ने अपना काम कर दिया, सलाइवा ने अपना काम कर दिया। अब यहाँ से फूड होता हुआ ईसोफेगस से होता हुआ देखो कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। तो अब आप बढ़ते हैं स्टमक की तरफ। चलो जी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। फूड पहुंच गया जी, स्टमक के अंदर पहुंच गया। अब स्टमक के अंदर जब पहुंच गया तो तीन चीज़ें होती हैं, 3 थिंग्स आर रिलीज्ड इन स्टमक। नंबर 1 HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हो, म्यूकस और पेप्सिन। अब यार इस चीज़ का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि स्टमक के अंदर ये तीन चीज़ें रिलीज होती हैं। अब इन तीनों चीज़ों के काम समझ लेते हैं। फंक्शन ऑफ दीज 3 थिंग्स, इन तीनों चीज़ों के काम क्या है, फंक्शन का मतलब काम। नंबर 1 HCl क्रिएट्स एसिडिक इन्वायरमेंट। जो HCl है, क्योंकि वो एसिड है तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट बना देता है, जिसकी वजह से कोई छोटे मोटे जीवाणु, कीटाणु, कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर गलती से आ गए हैं तो वो मर जाएं। दूसरा म्यूकस, जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है वॉल्स को। और पेप्सिन क्या करता है, जो भी खाने के अंदर आपका जो प्रोटीन था उसे तोड़ने का काम, यानी ब्रेक डाउन करने का काम शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद भैया खाना पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आऊँ, फिर से एक एक चीज़ दोबारा समझाऊंगा। माउथ में गया मेरे दोस्त, माउथ के बाद भाई साहब फूड पाइप या ईसोफेगस में आ गया और स्टमक तक आ गया। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ राइट साइड में देखो, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओए होए, लाल लाल सी अंतड़ियाँ मुड़ी मुड़ी सी दिख रही है, ये है मामला बेटा। तो अब फूड पहुंच गया जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में क्या हुआ, चबा दिया था, दांतों ने चबा चबा के वो कर दिया, सलाइवा मिली, वो नीचे आ गया। फिर स्टमक में 3 चीज़ें आई, क्या क्या, HCl आया। HCl ने क्या किया, एसिडिक बना दिया एनवायरनमेंट। और म्यूकस ने क्या किया, प्रोटेक्ट कर दी वॉल को। और पेप्सिन ने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया फूड का। अब भाई स्टमक ने तो अपना काम कर दिया, अब इंटेस्टाइन ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स गेट फुली डाइजेस्टेड। जब वो यहाँ पे आया, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो जो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था और फैट था, उनका पूरी तरह से डाइजेशन हो गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक छोटा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं लिवर। उसके अंदर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, और बाइल जूस क्या करता है, फैट को और ज़्यादा डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट को इमल्सिफाइड करता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। इसी के अंदर पेनक्रियाज भी होता है, और पेनक्रियाज क्या करता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये 3 चीज़ रिलीज करता है। और लाइपेज क्या करता है मेरे दोस्त, जो फैट है उसे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसका यार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। स्टार्च को एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को
पेप्टोनोज में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात हो रही है। अब तुम कहोगे यार इंग्लिश बाबा डाइजेशन इन ह्यूमन सिखा रहे हो कि गन्ने का जूस पिला रहे हो? नहीं भाई, गन्ने का जूस नहीं पिला रहा मैं तुम्हें, गन्ने के जूस की मशीन दिखा रहा हूँ और तुम्हें इसके बहाने एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखो, आपने अगर इंडिया के अंदर सड़क पे अगर कभी गन्ने का जूस पिया हो, ओए होए, जिसमें मक्खी वगैरह भिनकती रहती है, ओए होए होए, ठीक है, तो आपने देखा होगा गन्ने वाला वो जूस जो गन्ना है उसे तब तक मशीन में डालता रहता है जब तक उसमें से बूंद बूंद करके जूस ना निकल जाए। आपने देखा होगा एक बार डालता है, वो 2 बार डालता है, 3 बार डालता है, 4 बार डालता है, कई बार, जब तक कि उसका पूरा जो जूस है वो निकल के ना आ जाए। यही सेम काम आपकी जो बॉडी है ये ही सेम काम करती है। वो क्या करती है? देखो, थोड़ा सा डाइजेशन स्टमक में किया, थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन में किया, थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन में किया। आपकी बॉडी ये चाहती है कि भैया फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन हैं वो प्रॉपरली अच्छी तरह से डाइजेस्टेड हो जाए और उनसे मिलने वाले जो भी न्यूट्रिएंट हैं, जो भी एनर्जी है, वो आपकी बॉडी को अच्छी तरह से मिले। जिस तरह से एक गन्ना बेचने वाला चाहता है कि उसके गन्ने का अच्छा दाम बिके ताकि एक एक बूंद उसके गन्ने की निकल जाए। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं आगे। अब ये सारा काम देखो, अभी ये जो पैनक्रियाज मिला, लिवर मिला, और अब बढ़ रहे हैं हम विलाई। अब आपको यहाँ पे उंगलियां, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। वैसे भी जो भारतीय आदमी होता है उसे उंगली करने की आदत तो होती है ही, लेकिन ये जो उंगलियां सी दिखाई दे रही हैं इन्हें बोलते हैं बेटा विलाई। क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर जैसी, उंगलियों जैसी कुछ रचनाएं प्रेजेंट होती हैं, उन्हें विलाई कहते हैं। ओए होए, दीज इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और इनका काम क्या है? फूड का अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, इसके लिए ये क्या करती हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इस वाली बात को आप इंग्लिश बाबा के स्टाइल में समझो। मान के चलो यार, आप पोंछा लगा रहे हो, आप पूरे पोंछे को कवर कर दोगे, बिल्कुल छोटा सा बना लोगे, तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा या कम? अब आप कहोगे सर कम एरिया कवर करेगा। लेकिन अगर आप अपने पोंछे को पूरा खोल दो और फिर पोंछा लगाओ वाइपर से, तो वो आपका कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा। तो विलाई क्या करती हैं? इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया को, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इतनी बात क्लियर हो रही है? फिर से मैं आपको ऊपर जा रहा हूँ समझाने के लिए एक एक पॉइंट, ताकि तुम्हें याद हो जाए। सबसे पहले बेटा माउथ में गया फूड, दांतों ने तोड़ दिया, फिर वो नीचे से फिसलता हुआ सलाइवा की वजह से नीचे आ गया ईसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में गया। स्टमक के अंदर क्या क्या बात हुई? HCl निकला, ठीक है, और वॉल्स प्रोटेक्ट हुई और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो शुरू हो गया। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का और दूसरी चीज़ों का दोबारा से डाइजेशन शुरू हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या आया? हमारा लिवर भी आया। हमने लिवर के बारे में पढ़ा। लिवर में क्या होता है? बाइल जूस सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से जो फैट है वो और ज़्यादा जो हमारा है और ज़्यादा क्या हो जाता है? और ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये सारा काम, ये सब विलाई वगैरह का ये सब खत्म होने के बाद फाइनली अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब फूड हमारा किस में आ रहा है? अब आ रहा है जी हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये आ गया जी हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन के। अनएब्जॉर्ब फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन फॉर फर्दर एब्जॉर्प्शन। अभी भी वही वाला देखो, गन्ने वाला एग्जांपल दे रहा हूँ दोबारा से। जिस भाई जब गन्ना पहली बार डाला था उसने मशीन के अंदर तो जूस निकला, दूसरी बार डाला फिर भी जूस निकला, तीसरी बार डाला फिर भी जूस निकला। तो वो तब तक डालता रहता है जब तक कि उसका पूरा जूस ना निकल जाए। ऐसे ही अब वैसे तो डाइजेशन हो चुका, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स लेने थे वो ले लिए, लेकिन फिर भी अभी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर थोड़े बहुत कोई न्यूट्रिएंट्स बचे हैं जो बॉडी को एब्जॉर्ब करने हैं तो वो भी बॉडी सोख लेती है। अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जो फूड अभी तक सोखा नहीं गया, वो फर्दर एब्जॉर्प्शन के लिए वो सोख लिया जाता है। एंड फाइनली वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम एनस। और फाइनली जो खाना है, जो आप सुबह शाम जो प्रक्रिया करते हो पदड़ 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 वाली, वो सब गुड मॉर्निंग जो कर देते हो उसमें ये सारा खाना वगैरह निकल जाता है। तो समझ में आ गया भाई साहब? ये समझ में आ गया होगा डाइजेशन। अब मेरे भाई बढ़ रहा हूँ रेस्पिरेशन की तरफ। तो मेरे भाई डाइजेशन के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखो, ये वाला डायग्राम मैंने आपको पुराने वाले पार्ट 1 में भी दिया था। यहाँ पे एक बच्चा है जो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहा है। यार हमें कई बार पता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से, जो कि हमें फूड से मिलता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। अब यहाँ पे इस वाली लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए बॉडी के अंदर द 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि जो ग्लूकोज है हैज़ टू बी ब्रेक डाउन
टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि जो ग्लूकोज है उसका टूटना, यानी कि जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अब एक चीज और समझो, for this task we need gases such as oxygen. The process for inhaling and exhaling these gases known as respiration. ये जो प्रोसेस है इनहेल करने का और एक्सेल करने का, ये जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है उसे ही क्या कहते हैं, हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब अगर वो वाली डेफिनेशन रेस्पिरेशन की कठिन लग रही हो तो ये वाली याद कर लेना, द स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होना किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या रिलीज करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए रेस्पिरेशन कहलाता है। ये इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ रहा हूँ आगे। अब हमें सीखना है यार जल्दी से टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के मेन टाइप्स क्या है। मेनली 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है भैया एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक। यहाँ पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लो, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह का रेस्पिरेशन मेरे भाई जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन है। ये प्लांट्स में होगा, यही बर्ड्स में होगा, यही ह्यूमन बीइंग्स में होगा और यही एनिमल्स में होगा। तो हमें समझ में आ गया जितने भी जानवर, आदमी, ठीक है, पशु पक्षी, प्लांट्स, ये सब जो हम देखते हैं इनमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यार एनारोबिक, अगर जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन याद हो गई, यहाँ पे देखो प्रेजेंस लिखा हुआ था, बस यहाँ पे प्रेजेंस की जगह क्या कर दो, एब्सेंस कर दो। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह का रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन के बिना होगा, उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, फर्मेंटेशन इन ईस्ट, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हमें एक बात जो अभी हमने बताई थी कि जो भैया प्लांट्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज परफॉर्म थ्रू स्टोमेटा इन प्लांट्स। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है बताओ कहाँ से जाएगी, आपके नाक से जाएगी ना, नाक से या मुंह से। वैसे मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, आपने कई बार सुना होगा, इट्स नॉट गुड फॉर अस टू इनहेल ऑक्सीजन थ्रू माउथ, ठीक है। हमारे पास तो नाक है, नाक में जो 2 छेद होते हैं। ऐसे ही मैंने पुराने वाले पार्ट में आपको बताया था जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो प्लांट के अंदर किस में होता है, जो पत्ती होती है, पत्ती का जो पिछला वाला साइड होता है उसमें स्टोमेटा होते हैं। देखो यहाँ पे स्टोमेटा खुले हुए हैं और स्टोमेटा क्लोज है। ये वाली बात मैंने पुराने वाले वीडियो में समझाया हुआ है, पार्ट 1 में देख लेना, ठीक है। आगे चलता हूँ। इन डे टाइम प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एंड कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखो भाई, हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं और रात को हम आराम करते हैं यानी सोते हैं। वही प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, दिन में जब सूरज देवता आ जाएंगे तो सन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, ये ग्रीन प्लांट है, सन की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को ये रिलीज कर रहा है। लेकिन बट द अपोजिट हैपन्स इन द नाइट, लेकिन रात में बिल्कुल इसका उलट होता है मेरे भैया। यानी कि दिन में जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था और ऑक्सीजन निकाल रहा था, रात में वो हमारी तरह ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। इसलिए मेरे भैया ये वाली बात कही जाती है दैट वी शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्री इन नाइट। हमें रात को सोना नहीं चाहिए पेड़ों के नीचे। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों नहीं सोना चाहिए तो आंसर लिख दोगे, इट इज सेड दैट वी शुड अवॉइड स्लीपिंग अंडर द ट्री। हमें अवॉइड करना चाहिए रात को सोना, एट नाइट, रात को। सिंस प्लांट्स कैरी आउट रेस्पिरेशन, क्योंकि प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं नाइट में, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो खुद सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, विच इज हार्मफुल फॉर अस, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से एनिमल्स के बारे में। जो मैंने बताओ आपको कौन सा रेस्पिरेशन बताया था एनिमल्स के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी तरह ही एनिमल्स भी काम करते हैं, ठीक है। सेम हैपन्स विद ह्यूमन बींग्स। वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ह्यूमन बींग्स इनहेल एयर विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रिल्स। हमारी जो नाक होते हैं, नकुए में छेद होता है, तो वहाँ से हम क्या लेते हैं, जो ऑक्सीजन है उसे इनहेल करते हैं। ओए होए, इसकी नाक देख लो भाई साहब, क्या बात है।
फाइन हेयर्स इन द नोज फिल्टर्स द एयर इनहेल्ड। आपके घर में मम्मी चाय बनाती हैं, जब चाय बनाती हैं तो उसके अंदर पत्ती पड़ी होती है, ठीक है, लेकिन जब चाय छानती हैं तो पत्ती किस में रह जाती है, छलनी के अंदर रह जाती है और चाय छन के कप में आ जाती है। ऐसे ही जो आपके नोस्ट्रिल हैं, नाकों के जो छेद हैं, उसके अंदर फाइन हेयर, देख रहे हो क्या बाल होते हैं, बेड़े इसके बाल हैं, ठीक है, ये जो बाल होते हैं ये क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, जो गंदगी जो चीज़ होती है वो यहीं पर रह जाती है और बढ़िया बढ़िया हवा यानी जो ऑक्सीजन है वो अंदर चली जाता है। इसके नाक के छेद देख लो इतने बड़े हैं, इसके अंदर जिराफ घुस जाए। चलो हम तो आगे बढ़ रहे हैं। द फाइन एयर रीचेस टू द लंग्स। आपको याद है जैसे हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि खाना मुंह में जाने के बाद मुंह में गया, फिर ईसोफेगस में, फिर ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज। ऐसे ही एक प्रोसेस किसका है, गैसेस के एक्सचेंजेस का है। भाई नोस्ट्रिल में गई, नोस्ट्रिल से अब होते हुए फाइनली अब वो कहाँ पे आ गई, लंग्स। लंग्स क्या है, अब ये जो दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस तरह के, ये हैं लंग्स, ठीक है। अब लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर होता है एल्वियोलाई, ठीक है। उसमें क्या था, डाइजेशन में विलाई था, यहाँ पे एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई का काम करती है, इन द लंग्स देयर आर सम ट्यूब्स विच हैज बलून लाइक स्ट्रक्चर। जैसे बलून होते हैं, बलून मीन्स गुब्बारे, जिस तरह के बलून होते हैं वो होते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज एल्वियोलाई। इन द लंग्स देयर आर सम ट्यूब्स विच हैज बलून लाइक स्ट्रक्चर। लिख देना, लंग्स के अंदर कुछ बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। अब बात आती है जी एल्वियोलाई होते क्यों हैं, इनका काम क्या है। फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आपको याद होगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, जो विलाई थे, विलाई भी क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं ताकि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अच्छी तरह से हो जाए। वैसे ही एल्वियोलाई क्या कर रहे हैं, वो भी सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। दे इंक्रीज द सरफेस, मैंने ARE लिख दिया यहाँ पे गलती से, इसे आप AREA कर लेना, ठीक है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिससे जो गैसोस एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और ऑक्सीजन का जाना, वो और बेहतर तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं ख़त्म कर रहा हूँ, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्या आपको थर्ड पार्ट का इंतज़ार रहेगा। आई विल सी यू, बाय।